कांता और उसकी तीनों बहुएं वर्षा, पूजा और अंजलि गांव में रहा करती थी। कांता के तीनों बेटे शहर में काम किया करते थे। कांता और उसकी तीनों बहुएं काफी गरीब थी। वो सब एक छोटे से झोपड़ी में रहा करते थे। ऐसे ही एक दिन, अरे बहू जल्दी उठो, सूरज उगने से पहले नदी से नहा कर आना है, नहीं तो फिर वहाँ पर मर्दों का आना जाना हो जाएगा। माँ जी मैं उठ चुकी हूँ, अभी मैं पूजा और अंजलि को भी उठा देती हूँ। हाँ बहू जरा जल्दी कर, इन दोनों को तो कोई परवाह ही नहीं है। सूरज उग जाता है उसके बाद नदी पर नहाने जाती है, पता नहीं कैसे नहा लेती है इतने खुले में। आज भी वर्षा के उठाने पर उसकी दोनों देवरानी नहीं उठती। बहुत जल्द सुबह होने वाली थी, इसलिए हमेशा की तरह आज भी वर्षा और कांता अकेले ही खुले में नहाने के लिए चले जाते हैं। कुछ देर बाद वो दोनों जब नदी से नहाकर आती हैं, तो देखती हैं कि पूजा और अंजलि नहाने के लिए निकल रही है। खुल गई तुम दोनों की आंखें, आप जा रही हो नदी पर नहाने। जानती हो ना, अब गांव के हर किसी के घर में गूसल खाना बन चुका है। अब कोई भी नदी पर नहाने नहीं जाता, इसीलिए नदी के पास वाले रास्ते को खोल दिया गया है। सुबह होते ही वहाँ पर मर्दों का आना जाना हो जाता है। माँ जी हम सब जानते हैं, और आप एक ही बात हमें क्यों रोज रोज याद दिलाती हो? वो इसीलिए बहू ताकि तुम दोनों खुले में ना नहाओ। तुम दोनों इस घर की इज्जत हो। अगर किसी ने तुम दोनों को खुले में नहाते हुए देख लिया तो जानती हो ना क्या हो सकता है। माँ जी कुछ नहीं होगा, नदी के पास अपने दो पेड़ों के बीच में जो रस्सी बंधी हुई देखी है ना, वो हमने ही लगाई है। हम उस पर कपड़ा लगाकर नहा लेते हैं, इसलिए कोई हमें देख नहीं पाता। वर्षा और कांता के लाख समझाने पर भी अंजलि और पूजा अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आती और खुले में नहाने के लिए चली जाती है। उन दोनों के जाने के बाद वर्षा अपनी सास से कहती है, माँ जी ये दोनों कभी नहीं सुधरेंगे। जब तक घर में गुसल खाना नहीं बन जाता तब तक ना ये ऐसे ही मनमानी करती रहेंगी। आप मेरी बात मानो तो जल्द से जल्द घर के अंदर ना गुसल खाना बनवा दो। वैसे भी गांव में हर किसी के पास गुसल खाना है। बहुत चाहती तो मैं भी यही हूँ, पर तू तो जानती है ना हम कितने गरीब हैं। हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम गुसल खाना बनवा सकें। बेचारी वर्षा भी क्या कर सकती थी, वो भी अपनी सास के दुखों से अनजान थी। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन कांता की तबीयत खराब हो जाती है, जिस वजह से वर्षा अपनी सास के साथ सुबह नहाने के लिए नहीं जा पाती। और जब उसकी दोनों देवरानी नहाने के लिए जा रही होती है तो वर्षा अपनी दोनों देवरानियों से कहती है, तुम दोनों नदी में नहाने जा रही हो? हाँ दीदी, पर आप ये सवाल क्यों पूछ रही हो, जबकि आप तो बहुत अच्छे से जानती हो। वैसे मुझे ना कुछ पूछना था तुमसे। क्या सच में तुम खुले में नहाने जाती हो? मेरा मतलब है कि तुम्हें कोई देखता नहीं है क्या? दीदी अगर आपको हमारी बातों पर विश्वास नहीं होता तो आप खुद हमारे साथ चल सकती हैं। हम दोनों कितनी सेफ्टी के साथ खुले में नहाते हैं। ठीक है, आज मैं भी तुम दोनों के साथ नहाने के लिए जाऊंगी। माँ जी की तबीयत खराब है और वो तो नहाने वाली नहीं है आज। और तुम्हें तो पता है ना कि मुझे अकेले अंधेरे में नहाने में बहुत डर लगता है। वर्षा अपनी दोनों देवरानियों के साथ खुले में नहाने के लिए चली जाती है, जहाँ अंजलि और पूजा अपनी साड़ी उतार कर उस तार पर टांग देती है और नदी कपड़ों से चारों तरफ से घिर जाता है। पर्दा लगा होने की वजह से वर्षा को भी नहाने में हिचकिचाहट नहीं होती और तीनों बहू एक साथ मजे से खुले में नहाती है। अंजलि, पूजा, तुम दोनों का ये प्लान बहुत अच्छा है। इस तरह से नहाने में कितना मजा आ रहा है, हमें कोई देख भी नहीं पा रहा। चारों तरफ साड़ियों का पर्दा लगा है, खुले में नहाने का तो मजा ही अलग है। अब समझ में आया दीदी कि हम इतनी सुबह ठंड में नहाने क्यों नहीं आते। इतने अंधेरे और ठंड में भला कौन आए, जब हम दिन में भी अपने हिसाब से नहा सकते हैं। उधर देखो सारे मर्द आराम से आ और जा रहे हैं और इधर हम तीनों भी आराम से खुले में नहा रहे हैं। पता नहीं गूसल खाने में क्या रखा है जो लोगों ने अपने घरों में गूसल खाना बनवा लिया और उसी में नहाते हैं। मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। अब ना मैं ऐसे ही नहाऊंगी तुम दोनों के साथ। अब वर्षा भी अपनी दोनों देवरानियों के साथ खुले में नहाने लगती है और अपनी सास का साथ छोड़ देती है। वर्षा को भी अपनी दोनों बहुओं के रंगों में रंगता देख कांता की चिंता बढ़ने लगती है और वो अपने बेटों को फोन करके कुछ पैसे मांगती है। बेटा घर में गूसल खाना बनवाना बहुत जरूरी है। अब नदी पर कोई नहीं जाता, वहाँ का रास्ता भी पूरी तरह से खुल चुका है, हर समय भीड़ लगी रहती है,
इस तरह से बहुओं को खुले में नहाना सही नहीं है। माँ, हम आपकी परेशानी समझ रहे हैं। आखिर आप हमारे भले के लिए ही बोल रही हो। आप फिक्र मत करो, हम तीनों भाई मिलकर आपको कुछ पैसे भिजवा देंगे। अब कांता के तीनों बेटे कुछ पैसे कांता को भिजवा देते हैं। उन थोड़े से पैसों में कांता अपने घर में छोटा सा गुसलखाना बनवाने का फैसला लेती है और घर में गुसलखाना बनने का काम शुरू हो जाता है। पर ये देखकर तीनों बहुओं का मुंह बन जाता है और वो अपनी सास से लड़ने लगती है। माँ जी, जब आप जानती हो कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम गुसलखाना बनवा सके, तो आप क्यों इन पैसों का गुसलखाना बनवाने में बर्बाद कर रही हो? आप इन पैसों से एक नया कमरा भी तो बनवा सकती थी ना। अगर कमरा बन जाता तो कितना अच्छा रहता। हम कितनी मुश्किल से एक ही कमरे में अपना गुजारा कर रहे हैं। मैं तुम तीनों की सास हूँ। तुम तीनों ने अपनी बेशर्मी आज पानी में जाके धो लेना, क्योंकि आने वाले कुछ समय में तुम तीनों अपनी बेशर्मी दिखाने के लिए नदी पर नहीं जा पाओगी। कांता अपनी तीनों बहुओं को करारा जवाब देती है और बहुत जल्द घर में गुसलखाना बन जाता है। गुसलखाना बनने के बाद भी कांता की तीनों बहू खुले में ही नहाने जाती है। माँ जी तो हमेशा चाहती थी गुसलखाना बने, मैं भी चाहती थी, लेकिन अब मेरा मन नहीं करता। दीदी, बन जाने दो गुसलखाना, हम तीनों यहीं पर नहाया करेंगे। मुझे तो वैसे ही माँ जी के विचार पसंद नहीं है, इसीलिए आप दोनों उनकी बातें बंद कर दीजिए। अब तीनों बहू अपनी सास की बुराई करने लगती है। कुछ देर बाद जब वो तीनों नहाकर निकलती है तो वो देखती हैं कि दो लड़के उन तीनों की तस्वीरें ले रहे हैं। उन दोनों लड़कों को देखकर तीनों शर्मिसार हो जाती हैं और वर्षा हिम्मत जुटाकर उन लड़कों से कहती है, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? फोन दिखाओ मुझे अपना। हम दोनों तो यहाँ हमेशा की तरह तुम तीनों को नहाता देख रहे थे, पर हम कल शहर जा रहे हैं, इसलिए सोचा कि आज क्यों ना तुम तीनों की जबरदस्त वीडियो बना ली जाए। ये क्या बदतमीजी है तुम तीनों की? हिम्मत कैसे हुई नहाते समय की हमारी तस्वीर लेते हुए? तुम तीनों आराम से बोलो। बेशर्मों की तरह खुले में खुद नहाती हो और हमें बदतमीज बोल रही हो। अरे जब तुम्हारे घर में गुसलखाना बन गया तो क्यों आती हो खुले में नहाने, हम जैसे लड़कों को रिझाने के लिए। उन लड़कों की बातें सुनकर उन तीनों बहुओं को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और समझ आ जाता है कि उनकी सास खुले में नहाने से क्यों मना कर रही थी। तो वहीं दूसरी ओर अंजलि बिना घबराए उन लड़कों के हाथों से उनका फोन छीनकर नदी में फेंक देती है। तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती की। मैं किसी से नहीं डरती। मैंने सारे सबूत मिटा दिए और आज के आज जाकर मैं तुम दोनों की कंप्लेंट भी करूंगी। अब तीनों बहू जाकर उन बदमाश लड़कों की कंप्लेंट करा देती है। पुलिस वाले आकर जल्द से जल्द उन दोनों लड़कों को गिरफ्तार कर लेते हैं, जिसके बाद कांता की तीनों बहुएं खुले में ना नहाकर अपने घर के बने गुसलखाने में ही नहाती है। बिरजू एक गरीब व्यक्ति था। बड़ी ही मन्नतों के बाद उसकी बीवी गर्भवती हुई थी। बिरजू को अपने बच्चे होने का बेसब्री से इंतजार था। ऐसे ही एक रोज बिरजू खेत से घर आता है और तभी उसकी बीवी को प्रसव दर्द शुरू हो जाता है। अब बिरजू जल्दी से गांव के आई को बुलाकर लाता है और बाहर अपने बच्चे का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद आई बाहर आती है और बिरजू को अंदर बुलाकर बोलती है, बिरजू, मुझे बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है, पर तुम्हारी बीवी ने एक किन्नर को जन्म दिया है। क्या किन्नर है? भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? इतने सालों बाद मुझे बच्चे का सुख प्राप्त हुआ, पर वो भी एक किन्नर निकला। मैं इस किन्नर को नहीं रख सकता। मैं अभी इस किन्नर बच्चे को जंगल में छोड़कर आ जाता हूँ। बिरजू की यह बात सुनकर तारा को बहुत गुस्सा आता है और वह अपने बच्चे को सीने से लगाकर बिरजू से बोलती है, नहीं, मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी और ना ही किन्नर समुदाय को। मैं एक माँ हूँ और अकेले ही अपने बच्चे को पाल सकती हूँ, या फिर मुझे आपको और इस गांव को छोड़कर जाना ही क्यों ना पड़े। इस तरह से तारा अपने किन्नर बच्चे को लेकर अपने पति को छोड़कर पास के एक छोटे से गांव में चली जाती है, जहां तारा दिन रात मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पालती है और जैसे तैसे उसका बच्चा बड़ा हो जाता है। वह उसको खूब पढ़ाती लिखाती है। देखते ही देखते तारा का किन्नर बेटा, जिसका नाम उसने अर्जुन रखा था, वो बड़ा हो जाता है और एक दिन अपनी माँ से बोलता है, माँ, मुझे अच्छा नहीं लगता आप लोगों के घर घर जाकर काम करती हो और वहाँ से आकर फिर आप मेहनत मजदूरी करती हो। आप सुबह से रात तक बस काम ही करती रहती हो। आखिर आप यूं ही कब तक काम करती रहोगी? जब तक मेरा शरीर है तब तक काम करूंगी मैं, और वैसे भी मेरी सेवा करने के लिए तू है ना बेटा। इसीलिए तो माँ, मैं नहीं चाहता कि अब आप काम करो।
मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ। मेरे पास इतने पैसे हो गए हैं कि मैं अपना खुद का एक इंस्टीट्यूट खोल सकूं। मैं सोच रहा हूँ कि गांव में एक बड़ा सा ट्यूशन खोल दूं ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ सकें। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अब इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। अर्जुन अपना एक छोटा सा ट्यूशन खोल लेता है जहाँ वो आधे पैसों में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है। उसके पास कई सारे बच्चे पढ़ने आते हैं। अब धीरे धीरे अर्जुन की आमदनी भी काफी अच्छी हो जाती है, जिसके बाद उसके मन में अब स्कूल खोलने का विचार आता है और वो अपनी माँ से सलाह मशवरा करते हुए बोलता है, माँ, मेरा ट्यूशन बहुत अच्छा चल रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से बच्चे मेरे ट्यूशन में आधी फीस देकर पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से उन्हें मुफ्त ज्ञान मिल सके। माँ, अपने गांव में कुछ ऐसे गरीब बच्चे हैं जिनके पास स्कूल की फीस जमा करने के पैसे नहीं है, जिस वजह से वो शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा सोचा है तूने बेटा। अब इस तरह से अर्जुन अपना एक छोटा सा स्कूल भी खोल लेता है। उस स्कूल में गोविंद नाम का एक बच्चा था। उसकी बड़ी बहन विमला मन ही मन अर्जुन को चाहने लगी थी। ऐसे ही एक दिन अर्जुन स्कूल बंद करके घर जा रहा होता है। तभी विमला अर्जुन को रोकते हुए उससे बोलती है, क्या अर्जुन तुम मेरे भाई से इतना प्यार करते हो और मुझे देखते तक नहीं? क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? नहीं विमला, तुम तो बहुत अच्छी हो। अगर मैं इतनी अच्छी हूँ तो फिर तुम मेरा हाथ क्यों नहीं थाम लेते? विमला की ये बात सुनकर अर्जुन घबरा जाता है और जल्दी से घर चला जाता है। लेकिन ये सब गांव की कुछ औरतें देख लेती है और वो पूरे गांव में विमला को बदनाम करने लगती है। बदनामी के डर से विमला के पिता उसकी शादी अर्जुन से करवाने की सोचते हैं, लेकिन अर्जुन इस शादी के लिए साफ साफ मना कर देता है। अब विमला के पिता उसके सामने हाथ जोड़ने लगते हैं और जबरदस्ती अर्जुन की शादी विमला से करवा देते हैं। शादी के बाद अर्जुन विमला से हमेशा दूर दूर रहता है। ये सब कुछ विमला को अच्छा नहीं लगता और एक दिन जब अर्जुन स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा होता है तो विमला उसके पास आकर उससे बोलती है, मैं मानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते और ये शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुई है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपना पति धर्म ना निभाओ। पति धर्म निभाने के लिए पति होना जरूरी होता है विमला। अर्जुन की आवाज सुनकर विमला को कुछ समझ नहीं आता। अब विमला आगे कुछ बोलने ही वाली होती है कि अर्जुन वहाँ से चला जाता है। अब विमला अपनी किस्मत को कोसते हुए खुद से बोलती है, ये सब मेरी ही गलती है। मैंने सोचा था अर्जुन जैसा पति पाकर मेरी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। उस दिन मैंने काकी को पैसे ना दिए होते तो मुझे इस गांव में वो बदनाम नहीं करवाती। मैंने जिस इंसान के लिए इतना ढोंग किया वो इंसान ही मुझे अपनाना नहीं चाहता। विमला की सारी बातें उसकी सास तारा सुन लेती है और विमला से कहती है, ढोंग? कैसा ढोंग रचा था तूने बहू? अपनी सास को अपने सामने देखकर विमला की बोलती बंद हो जाती है और बार बार तारा के पूछने पर विमला तारा को बताती है, माँ जी, जिस औरत ने गांव में मुझे बदनाम किया था वो औरत मेरी काकी थी। मैंने ही काकी को कुछ पैसे दिए थे और बोला था कि जब मुझे अर्जुन जी के साथ देखे तो उनका नाम मेरे नाम के साथ जोड़े और पूरे गांव में हल्ला मचा दे ताकि अर्जुन की शादी मुझसे हो सके। लेकिन बहू, तूने ये सब कुछ क्यों किया? क्योंकि मैं अर्जुन से बहुत प्यार करती थी। बस अर्जुन को पाने के लिए मैंने ये सब किया। बहू, ये तूने क्या किया? अनजाने में ही सही, लेकिन तूने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली और अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। इतना बोलकर तारा वहाँ से चली जाती है तो वहीं दूसरी ओर विमला अपनी गलती के लिए शर्मिंदा होती है। अब यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं पर अर्जुन की बेरुखी अब विमला से और बर्दाश्त नहीं होती और एक दिन जब रात को अर्जुन घर आता है तो वो देखता है कि उसका कमरा बहुत सुंदर सजा हुआ है। ये देखकर अर्जुन थोड़ा हैरान हो जाता है और कमरे में जाता है और तभी विमला पीछे से आकर अर्जुन को पकड़ लेती है और उससे बोलती है, अर्जुन, अब तो नाराजगी छोड़ दो। हमारी शादी को कितने महीने हो चुके हैं पर अब तक तुमने मुझसे एक बार भी प्यार से बात नहीं की। लेकिन कोई बात नहीं, हम पति पत्नी ना सही पर हम दोस्त के नाते तो रह सकते हैं ना। विमला की ये बात सुनकर अर्जुन उसकी बात मान लेता है और उसके साथ आज पहली बार बैठकर खाना खाता है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात विमला अर्जुन के करीब जाने की कोशिश करती है।
ये सब देखकर अर्जुन को गुस्सा आ जाता है और वह उससे बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो? क्या कह रही हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मेरा हक है तुम्हारे करीब आने का। विमला, तुम क्यों नहीं समझ रही? तुम मुझसे जो खुशियाँ चाहती हो, मैं तुम्हें वो खुशी जिंदगी भर नहीं दे सकता। पर क्यों? क्योंकि मैं किन्नर हूँ। इतना बोलकर अर्जुन रोने लगता है और तभी वहाँ तारा आकर अपने बेटे को चुप कराती है, जिसके बाद अर्जुन विमला को अपनी सारी सच्चाई बताता है। विमला, तुम बहुत अच्छी हो, पर मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक किन्नर हूँ। मेरी माँ ने दुनिया वालों से मेरी सच्चाई छिपा कर रखी थी, ताकि कोई मुझे मेरी माँ से दूर न कर सके। और अपनी माँ की खुशियों के लिए मैं भी सबसे झूठ बोलता रहा। बस इसीलिए मैं तुमसे या किसी और से शादी नहीं करना चाहता था। बहू, आज तेरे सामने एक माँ हाथ जोड़कर बोल रही है, प्लीज मेरे बेटे के किन्नर होने की सच्चाई किसी को मत बताना। अगर किसी को पता चल गया कि वो किन्नर है तो सब लोग उसका मजाक बनाएंगे। शायद किन्नर समुदाय के लोग उसे अपने साथ ले जाएं। बहू, मैं अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। उसके लिए मैंने अपने पति को छोड़ दिया और मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती। अब मैं कहाँ जाऊँ? ये मैंने क्या कर लिया? मैंने तो अपने ही हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। बस कुछ दिनों की बात है बहू, तू अर्जुन के साथ कुछ टाइम तक रहना और कोई बहाना बनाकर इसे तलाक देकर छोड़ देना। उसके बाद तुम किसी और से शादी कर लेना और अपनी खुशहाल जीवन जीना। और बहू, इस तरह तुम्हारी जिंदगी भी बच जाएगी बर्बाद होने से और मेरे बेटे का सच भी बाहर नहीं आएगा। विमला अपनी सास की बात मान जाती है और बिल्कुल ऐसा ही करती है। विमला ना चाहते हुए भी 1 साल अर्जुन के साथ रहती है। 1 साल बाद वह किसी बहाने अर्जुन से तलाक ले लेती है और उसका घर छोड़ देती है, जिसके बाद अर्जुन अपनी माँ के साथ अकेला रहता है और आजीवन बच्चों को पढ़ाता है। तारा के 2 बेटे थे, प्रदीप और हिमांशु। तारा का बड़ा बेटा बहुत ही समझदार था। उसने अकेले ही पूरा घर संभाला हुआ था। तारा की बड़ी बहू अर्पिता भी काफी समझदार थी, इसलिए तारा चाहती थी कि उसके छोटे बेटे हिमांशु की शादी भी एक ऐसी ही संस्कारी और गुणी लड़की से हो। इसलिए तारा हिमांशु के रिश्ते के लिए पंडित जी से बात करती है। पंडित जी, मैं तो चाहती हूँ कि आप मेरे बड़े बेटे प्रदीप के लिए जैसी बहू लेकर आए थे ना, वैसे ही बहू आप मेरे हिमांशु के लिए भी ढूंढ दीजिए, ताकि जल्द से जल्द मेरे घर में मेरे छोटे बेटे की शादी हो सके। हाँ पंडित जी, देवरानी आ जाएंगी तब मेरा भी थोड़ा काम आसान हो जाएगा। अगर ऐसी बात है तो हिमांशु बेटा की शादी अब मैं जल्द से जल्द करवा लूंगा, ताकि बड़ी बहू को देवरानी का साथ मिल सके और आपको अपनी छोटी बहू का। इस तरह से पंडित जी हिमांशु का रिश्ता परी नाम की लड़की से करवा देते हैं। परी अपनी माँ की इकलौती बेटी थी। परी की माँ बहुत लालची थी। वो शुरू से ही चाहती थी कि उसकी बेटी का ससुराल अमीर हो, जहाँ उसकी बेटी राज कर सके। पर शादी के बाद जब परी देखती है कि घर की सारी जिम्मेदारी उसके जेठ और जेठानी पर है, तो वो अपनी जेठानी से अंदर ही अंदर जलने लगती है। मुझे लगा था मैं हिमांशु के घर में सबसे छोटी हूँ, तो वो सब हमें चाहते होंगे, लेकिन यहाँ सबसे चहेती तो जेठ जेठानी जी हैं। घर की सारी जिम्मेदारियां भी इन्हीं दोनों के कंधे पर है। मैं तो बस इनकी नौकरानी बनकर रह गई हूँ। अरे परी, क्या हुआ? तुम खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो? कुछ नहीं दीदी। अच्छा दीदी, वैसे जेठ जी इतने लेट क्यों आते हैं? अरे परी, तुम्हारे जेठ जी का अपना खुद का रेस्टोरेंट है, इसीलिए रेस्टोरेंट बंद करते करते उन्हें 11-12 बज जाते हैं। इसीलिए वो हमेशा लेट घर आते हैं, और जिस दिन जल्दी आते हैं उस दिन मेरे लिए कुछ न कुछ लेकर आते हैं। अब कल की ही बात ले लो, वो मेरे लिए एक सोने का हार लेकर आए। सोने का हार? जो भी कहो, मौज तो इस अर्पिता की ही है। इसका पति रोज इसके लिए कुछ न कुछ लेकर आता है, और एक मेरा पति है जो आज तक मुझे अपने साथ कहीं बाहर घुमाने नहीं लेकर गया। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन प्रदीप अर्पिता के लिए पायल लेकर आता है। ये देखकर परी अंदर ही अंदर अपनी जेठानी से और ज्यादा जलने लगती है। इस घर के मालिक तो जेठ जी हैं। घर की सारी बागडोर भी उन्हीं के हाथ में है। मेरी शादी तो एक भिखारी से हो गई। क्यों ना मैं जेठ जी के ऊपर डोरे डालूं और अपनी प्यारी सी जेठानी की सौतन बन जाऊं। हाँ, ये सही रहेगा। बस एक बार मैं जेठ जी को अपने काबू में कर लूं, फिर ये घर की धन दौलत, प्रदीप जी और उनके लाए हुए तोहफे, सब कुछ मेरा होगा। इस तरह से परी अपने जेठ को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाने का सोचती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन। अरे परी बहू, ये क्या? तू अभी तक तैयार नहीं हुई? भूल गई क्या?
हम सबको पार्टी में जाना है। नहीं माँ जी, मुझे सब याद है, पर मैं क्या करूँ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, इसलिए आप सब पार्टी में जाओ, मैं आराम कर लेती हूँ। अगर ऐसी बात है परी तो मैं तुम्हारे साथ रुक जाती हूँ तुम्हारी देखभाल करने। अरे नहीं नहीं दीदी, मैंने दवाई ले ली है, थोड़ी देर में तबीयत ठीक हो जाएगी, आप क्यों मेरी वजह से यहाँ रुकेंगी? जाइए ना आप, मैं ठीक हूँ और मैं अपना ख्याल रख लूंगी। इस तरह से परी सभी को पार्टी में भेज देती है और खुद प्रदीप का इंतजार करने लगती है। अब जैसे ही रात को प्रदीप घर आता है, परी बड़े ही प्यार से अपने जेठ जी के लिए खाना लगाने लगती है। ये सब देखकर प्रदीप को बड़ा ही अजीब लगता है और वो परी से कहता है, अरे परी, तुम पार्टी में नहीं गई क्या? और इतनी रात हो गई, तुम अब तक जाग रही हो? नहीं जेठ जी, वो आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, मेरी तो आंख लग गई थी, पर आप आए तो मेरी आंख खुल गई। आइए खाना खा लीजिए। नहीं नहीं परी, मुझे नहीं खाना, मैं खा कर आया हूँ। अच्छा, मैं अपने रूम में जाता हूँ, गुड नाइट। इतना बोलकर प्रदीप अपने कमरे में जाने लगता है और तभी परी गिरने का नाटक करती है। अब जल्दी से प्रदीप परी को जाकर उठाता है और उससे कहता है, तुम ठीक हो ना परी? नहीं जेठ जी, मैंने आपको बताया ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, अचानक से चक्कर आ गया और मैं गिर गई, लगता है मेरे पैरों में मोच आ गई है, मुझे उठा नहीं जा रहा, क्या आप मुझे मेरे कमरे तक छोड़ सकते हैं? परी को दर्द में देखकर अब प्रदीप से रहा नहीं जाता और उसे अपनी गोद में उठाकर उसे उसके कमरे तक ले जाता है। अब जैसे ही प्रदीप परी को बेड पर रखने वाला होता है कि तभी लाइट चली जाती है और इसी मौके का फायदा परी उठाती है और कस के अपने जेठ को पकड़ लेती है। नहीं प्रदीप जी, मुझे नीचे मत उतारो, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, जब तक लाइट नहीं आ जाती तुम इसी तरह मुझे अपनी बाहों में पकड़े रखो ना। परी को इस तरह से डरा सहमा देख अब प्रदीप भी उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। अब प्रदीप परी के झूठे प्यार में फंस जाता है और इस तरह से छुप छुप कर प्रदीप परी को महंगे महंगे तोहफे देने लगता है। परंतु एक दिन जब प्रदीप परी के लिए तोहफा लेकर आता है तो वो परी को फोन पर उसकी माँ से बात करते हुए सुनता है। माँ, बहुत जल्दी तुम्हारी बेटी इस घर पर राज करेगी, राज, क्योंकि तुम्हारी बेटी की बातों में इस घर का राजा आ चुका है। बस आज रात को मैं अपने पूरे घर वालों को जहर दे दूंगी सिवाय प्रदीप के, और उनके सामने रोने का छोटा मोटा नाटक करके उन्हें यहाँ से कहीं दूर ले जाऊंगी, जहाँ सिर्फ और सिर्फ मैं और प्रदीप जी रहेंगे। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, मैं परी को छोड़ूंगा नहीं। मैं सबको इसकी सच्चाई बता दूंगा और इसे घर से धक्के मार कर निकलवा दूंगा। इतना बोलकर प्रदीप परी की सारी बातें रिकॉर्ड कर लेता है और घर वालों को सुना देता है। अब सभी को परी की काली करतूत का सच पता चल जाता है, जिसके बाद हिमांशु और तारा मिलकर परी को घर से हमेशा के लिए निकाल देते हैं। तो वहीं दूसरी ओर प्रदीप हाथ जोड़कर अपनी बीवी से अपनी गलतियों की माफी मांगता है। अर्पिता, मुझे माफ कर दो, मैं भी तुम्हारा दोषी हूँ। मैंने मन ही मन परी को अपनी बीवी मान लिया था और तुम्हारी सौतन, वो तो भगवान का भला हो जो समय रहते मुझे उस लड़की की सच्चाई पता चल गई और मैंने अपने घर वालों को बचा लिया, वरना आज चालाक लड़की की वजह से मैं आप सबको खो देता। प्रदीप जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, अगर आपकी जगह कोई और होता तो शायद वो भी बहक जाता। हम सबको क्या पता कि परी इतनी खराब लड़की है, उसने तो आपकी और मेरी जिंदगी के साथ साथ देवर जी की भी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। आज आपकी वजह से हम सब जिंदा हैं और वो लड़की इस घर से बाहर। हाँ बेटा, बहू बिल्कुल सही कह रही है, इसके लिए तू खुद को दोषी मत मान। हाँ भैया, वैसे भी हम सब जितनी जल्दी पुरानी बातों को भूलेंगे हम सबके लिए उतना ही अच्छा है। क्योंकि प्रदीप की गलती नहीं होती, इसलिए प्रदीप के घर वाले उसे माफ कर देते हैं, जिसके बाद वो सब एक साथ फिर से पहले की तरह रहने लगते हैं। तारा के 2 बेटे थे, प्रदीप और हिमांशु। तारा का बड़ा बेटा बहुत ही समझदार था, उसने अकेले ही पूरा घर संभाला हुआ था। तारा की बड़ी बहू अर्पिता भी काफी समझदार थी, इसलिए तारा चाहती थी कि उसके छोटे बेटे हिमांशु की शादी भी एक ऐसी ही संस्कारी और गुणी लड़की से हो। इसलिए तारा हिमांशु के रिश्ते के लिए पंडित जी से बात करती है। पंडित जी, मैं तो चाहती हूँ कि आप मेरे बड़े बेटे प्रदीप के लिए जैसी बहू लेकर आए थे ना, वैसे ही बहू आप मेरे हिमांशु के लिए भी ढूंढ दीजिए, ताकि जल्द से जल्द मेरे घर में मेरे छोटे बेटे की शादी हो सके। हाँ पंडित जी, देवरानी आ जाएंगी तब मेरा भी थोड़ा काम आसान हो जाएगा। अगर ऐसी बात है तो हिमांशु बेटा की शादी अब मैं जल्द से जल्द करवा लूंगा, ताकि बड़ी बहू को देवरानी का साथ मिल सके और आपको अपनी छोटी बहू का।